देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में आप देखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यह अभिक्रियाएं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बैठने जा रहे हैं उन्हें भी इन अभिक्रियाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभिक्रियाएं आपको बेस से दी जाएंगी ताकि आपकी छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी हो सके। और इन अभिक्रियाओं में अक्सर आप जिन गलतियों को करते हैं उन गलतियों को सही करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो सभी छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का लाभ ले सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि आपकी क्लास की सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं को ही समझ लेते हैं कि क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद में हम इनके प्रकार को भी देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनमें सबसे पहली आपकी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इसके पहले मैं कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगा। इसके पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को ही समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर कई नए पदार्थों से मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इनके दोनों के मध्य जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मैं आपको परिभाषा भी लिखाता जा रहा हूं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये परिभाषा को भी देखते जा रहे हैं, क्या लिखा है इसमें? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके या संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे H2+O2 हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया और आपका जल तैयार हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो गया। तो इस तरह आप देखते हैं कि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण सहित बताइए। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, या फिर आपको कोई अभिक्रिया दे देगा और पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। तो अब हम देखते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली अभिक्रिया है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि नाम से कंफर्म हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद को तैयार करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में संयोग कर एक नए उत्पाद को तैयार करते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में आप एक चीज ध्यान दीजिए कि संयोजन या योगात्मक दोनों का अर्थ होता है धन, मतलब धनात्मक। धन का मतलब क्या होता है? योग, या आप जोड़ भी कह सकते हो। तो जहाँ पर एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद तैयार करते हैं, वहां पर कैसी अभिक्रिया हो जाती है? संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ एक से अधिक अभिकारक, देखिएगा कि ये जो साइड होती है आपकी तीर के पहले साइड में, इसे हम कहते हैं अभिकारक। ये पूरे क्या है? अभिकारक। और जब ये अभिक्रिया हो जाती है तो ये तैयार हो जाता है आपका उत्पाद। तो आप कह सकते हैं जब एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद तैयार करते हैं, तो इस प्रकार होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। यदि आपसे योगात्मक अभिक्रिया पूछा जाए तो भी आपको यही लिखना है कि एक से अधिक अभिकर्मक
या अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद तैयार करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहली अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। और अभिक्रियाएं और इनकी परिभाषाएं लिखने से आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको उदाहरण भी लिखना अति आवश्यक है। इसलिए हमने सरल सरल आपको उदाहरण बताए हैं। इस सल्फर की क्रिया हम O2 से करवाते हैं तो क्या बन जाता है SO2। इसी प्रकार हाइड्रोजन की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है H2O। इसी प्रकार कार्बन की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारा बन जाता है CO2। ये बहुत ही सरल से उदाहरण थे जो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे और शायद कभी भूलेंगे भी नहीं। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा तो आप एक बार लाइक करते चलें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाएं और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें। सभी बुंदेलखंड वाले बच्चे हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी चीजें सीख पा रहे हैं और आप लोगों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। और यदि आपको नोट्स भी चाहिए तो 99 19 42 54 42 इस पे आप अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपनी कक्षा लिखकर व्हाट्सएप करें। आपको आपके कोर्स से संबंधित नोट्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आप घर बैठे अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं और बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ बुंदेलखंड के सभी बच्चों के लिए ये नियम लागू होगा। दूसरी अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपकी परीक्षाओं में अपघटन अभिक्रिया अलग से पूछा जाए तो भी आप लिखेंगे यही परिभाषा और यही एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, या फिर वियोजन पूछा जाए तो भी आप यही लिखेंगे। या फिर पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो पहला क्या हो गया आपका संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरे नंबर में आप डालेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो क्या होता है वियोजन? देखिए, वियोजन कहे या अपघटन कहे, ये दोनों का अर्थ होता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। अब वियोजन का मतलब होता है बंटवारा, आप कह सकते हैं, मतलब खंड खंड होना। तो यहाँ पर एक ऋण चिन्ह काम करता है, याद रखिएगा कि जब एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाए, या कह सकते हैं कि एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पादों को उत्पन्न करे या तैयार करे, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। तो फिर से सुनिएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई भी एक अभिकारक अपने एक से अधिक पदों में टूटता है या एक से अधिक उत्पाद तैयार करता है तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। इन्हें हम अपघटन अभिक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं इनकी परिभाषा आप देख लीजिए। यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इस परिभाषा को फिर से मैंने लिख भी दिया है। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक अपने एक से अधिक उत्पादों में टूटता है, ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिएगा, टूटता तो है लेकिन कितने प्रकार से टूटता है? जब तक इसको ऊष्मा नहीं मिलेगी तब तक नहीं टूटेगा। मतलब यदि ऊष्मा होगी तो भी उसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया संभव है। तो यदि हम ऊष्मा देकर किसी भी अभिकारक को तोड़ते हैं तो वहां पर हो जाता है ऊष्मीय अपघटन। या फिर हम सूर्य का प्रकाश देते हैं तो यदि हम प्रकाश को देकर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को संभव कराते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी प्रकाश अपघटन। और तीसरा है, यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इसके बाद में विद्युत अपघटन हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? विद्युत अपघटन। तो आप देख सकते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं के 3 प्रकार हो गए। कैसे कैसे? एक तो हो गए ऊष्मीय अपघटन, नंबर दूसरा प्रकाश अपघटन, और नंबर तीसरा विद्युत अपघटन। तो तीनों को हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही संभव है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जो यौगिक होगा, यौगिक कह सकते हो, पदार्थ कह सकते हो आप, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक को ऊष्मा देकर, देखिए ऊष्मीय अपघटन है, यदि आपको ऊष्मीय अपघटन की परिभाषा लिखनी तो क्या लिखेंगे? वह अभिक्रियाएं या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक को ऊष्मा देकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित किया जाता है या अपघटन हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मीय अपघटन कहलाती हैं। तो पहले की मैं उदाहरण लिख देता हूं आपको।
पहले का उदाहरण क्या होगा, मान के चलिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हमने ऊष्मा दिया, ऊष्मा के लिए हम डेल्टा का चिन्ह बना सकते हैं। तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, यहाँ क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है। तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हमने ऊष्मा दिया तो उसके द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। और इस प्रकार जो ऊर्जा हमने अभिक्रिया संभव कराई है क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया, या हम इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहेंगे, लेकिन किसके अंतर्गत में, ये ऊष्मा देकर हुई है इसलिए हो गया ऊष्मीय अपघटन। ये आपका डेल्टा का चिन्ह का मतलब होता है ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया को फिर से देखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी भी यौगिक को या पदार्थ को ऊष्मा देकर उसके दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है या अपघटित किया जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण भी आपने समझ लिया। अब देखते हैं दूसरा, प्रकाश अपघटन। देखिए दूसरी अभिक्रिया, पहले का उदाहरण आपका ये हो गया, दूसरी क्या है, प्रकाश अपघटन। यदि किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसके बाद वो अभिक्रिया संभव होती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा संभव होती है तब ये प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर 2AgCl लिखा है, इसके बाद में यदि इसको सूर्य के प्रकाश दिया जाता है तो Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया कैसी होगी, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। नंबर तीसरा है आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि वे अभिक्रियाएं, लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक के जलीय विलयन को, जिसमें यौगिक के जलीय विलयन को या उसमें विद्युत की धारा प्रवाहित करने पर यदि वो दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है तो क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। फिर से ध्यान दीजिएगा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जब किसी भी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है या उसके यौगिक टूट जाते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका उदाहरण आपका यह है, जैसे 2H2 लिखा हुआ है, मतलब पानी में हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो ये H2 अलग और O2 आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रियाओं के आपने 3 उदाहरण देखे, एक ऊष्मीय अपघटन के अंतर्गत, एक प्रकाश अपघटन के अंतर्गत और एक विद्युत अपघटन के अंतर्गत। यदि पेपरों में सिर्फ आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया तो आपकी मर्जी है, आप जो उदाहरण चाहें लिख सकते हैं। यदि वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार पूछता है तो उसमें आपको अलग अलग दर्शाने पड़ेंगे। चलते हैं अब अगली अभिक्रिया की ओर। देखिए तीसरी अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को प्रतिस्थापन के नाम से भी जानते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी पद को प्रतिस्थापित करके, मतलब अलग करके उसकी जगह अपनी स्वयं की जगह बना लेना। तो देख लेते हैं इसको, तो वह रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो तत्व अधिक क्रियाशील होगा वे कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विस्थापन, या इन्हीं को हम प्रतिस्थापन के नाम से भी जानते हैं। तो फिर से परिभाषा को देखिएगा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के परमाणु को विस्थापित करता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। अब इसके यदि प्रकार पूछें तो मैं प्रकार भी बता देता हूं, लेकिन उदाहरण पर देखना हो तो उदाहरण में आप किसी भी प्रकार का उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा
ये एग्जाम्पल में देख लेते हैं। Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, यदि हम इसके साथ आप क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा FeSO4, मतलब Fe ने SO4 के साथ में क्रिया की और Cu को अलग कर दिया, तो क्या बन गया आपका, इसे हम आयरन सल्फेट भी कहते हैं। आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी कहते हैं। और CuSO4 है, यदि आप इसका नाम लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा कॉपर सल्फेट। चलिए फिर से परिभाषा को देख लीजिए एक बार, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो भी तत्व अधिक क्रियाशील होगा, वह कम क्रियाशील तत्व के किसी परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं को उस स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और यही अभिक्रिया आपकी प्रतिस्थापन भी कहलाती है। तो इसका एक उदाहरण हमने लिख दिया आपकी, Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, मतलब Fe ने Cu को हटा दिया और उसका स्थान स्वयं ले लिया, तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट। इसी को फेरस सल्फेट भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रकार भी। इसके दो प्रकार हैं, एक है एकल विस्थापन और एक है द्विविस्थापन। प्रकार वैसे पेपरों में पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें एकल विस्थापन में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक सक्रिय तत्व, ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्वों को उनके यौगिक से विलयन को विस्थापित कर देता है, ऐसे क्या कहलाते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्वों को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिएगा, इसको समझ लेते हैं एकल विस्थापन को। पहले एकल विस्थापन को उदाहरण आपने पहले भी देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व है, इसने Cu को विस्थापित किया और इसकी जगह स्वयं ले ली। इस प्रकार क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu, ये तो हो गया आपका एकल विस्थापन का। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें दोनों अभिकारक के जो भी यौगिक होंगे ये एक दूसरे को विस्थापित करते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। जैसे आपने Na2SO4 में देखा कि Na ने Cl2 का स्थान Cl2 के साथ क्रिया की और क्या बना लिया, NaCl। और इसी प्रकार Ba ने Na को विस्थापित किया और CO4 के साथ अभिक्रिया की और क्या बना लिया, BaSO4। यदि इस प्रकार की अभिक्रियाएं हों तो ये क्या कहलाएंगी, द्विविस्थापन। और अगर इस तरह की होती हैं तो क्या कहलाएंगी, एकल विस्थापन। तो आपको एकल विस्थापन और द्विविस्थापन से कोई मतलब नहीं है। यदि आपकी आ जाती है कि विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो उसमें आप उसकी परिभाषाएं बताएंगे। परिभाषा क्या है, फिर से देखते हैं, कि जिसमें एक तत्व, कोई भी क्रियाशील तत्व होगा, वह कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, क्या कहलाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें आप किसी भी उदाहरण को लिख सकते हैं, आपका उदाहरण सही होगा। चलिए दो अभिक्रियाएं और इसमें फटाफट देख लीजिए। एक है आपकी अपचयन और एक होती है उपचयन। ये अभिक्रियाएं भी आपकी अलग से आ सकती हैं या फिर लिखी लिखाई अभिक्रिया होगी और आपसे पूछेगा इसका प्रकार बताइए। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, वो कहलाती हैं उपचयन। तो आप इन दोनों में से देख रहे हैं कि ये अभिक्रिया ऐसी है जिसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया कैसी होगी, उपचयन। फिर से परिभाषा देखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का योग या फिर ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपचयन अभिक्रियाएं। और इन्हीं अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का निष्कासन, तो देखिए इसमें आप इस अभिक्रिया में इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं,
ये ऑक्सीकरण हो गया और ये अपचयन भी हो गई। वे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन और ऑक्सीजन का योग होता है वे कहलाती हैं उपचयन, और जिसमें हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वो कहलाती हैं अपचयन अभिक्रियाएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद।